क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो इसके जो कई सारे डेरिवेशन हम सोल्व कर चुके हैं गॉस की प्रमेय के। तो हमने गॉस की प्रमेय सोल्व कर ली है और अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब जो डेरिवेशन है ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरीके से मालूम करेगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अचालक चादर मालूम कर ले या अचालक सीट मालूम कर ले, तो सीट भी आ जाता पेपर में लिखा हुआ इस तरीके से। तो ये अचालक चादर होती है। अब ध्यान से देखो बनी कैसे है। इसको समतल बोल रहे हैं क्योंकि समतल ही होती है चादर। ए बी सी डी क्या है? समतल क्या है? अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से ये प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है या फैला हुआ है। तो चादर ले ली इन्होंने। जैसे चादर एक तरीके से सोलर पैनल होता है ना, उस पर आवेश फैल जाता धूप से, होता ना होता। तो एक समान रूप से क्या है? इस पर आवेश फैला हुआ है या वितरित है, ऐसे कह सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ एक छोटा सा अवयव इन्होंने डीए लिया, एक ये है छोटा सा अवयव ये पूरा और एक ये है। अब इन्हीं दोनों अवयव पर मतलब ये जो डीए है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है कि ई का मान कितना आएगा। अब देखो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हिंदी है ये जो है ये है सिग्मा की, मतलब आवेश के पृष्ठ घनत्व की। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखो सुनो, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश का घनत्व कहते हैं तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं तथा इसे प्राय सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या वो सुनो। तुमने पढ़ा था सिग्मा बराबर क्या था? Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। इसकी जो थ्योरी है पहले लिखवा चुके हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो इसकी थ्योरी तुमने पहले पढ़ ली है, अब वो इस काम में आएगा। देखो अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी हिंदी है ये है इसके डायग्राम की। अब देखो डायग्राम की हिंदी क्या लिखी है? माना कि अनंत विस्तार के एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। समझो इसको ध्यान से। अनंत विस्तार की एक समान क्या है? चादर है जिस पर क्या बोला गया? धन आवेशित उपस्थित है, ये फैला हुआ है। तो इस पर ये धन आवेश है मतलब प्लस है, तो प्लस को बोलते हैं धन आवेशित। और कैसी है प्लेट? ये अचालक समतल शीट है। तो इसके तल पर जो आवेश फैला हुआ है उसको बोलेंगे पृष्ठ घनत्व। तो अनंत विस्तार के एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये जो चादर है इससे एक दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक तरफ क्या है? ये P है, एक तरफ क्या है? P डैश है। ये क्या है? चादर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर क्या है? एक बिंदु क्या? P डैश है। तो इसी को लिखा गया है निकट चादर से दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ के। मतलब यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी, दोनों को जोड़ के पता चलेगा। माना कि चादर के दूसरी ओर, तो एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ कौन है? P डैश। दूसरी ओर बिंदु P के सममित बिंदु P डैश है। सममित का मतलब उसी तरह, जैसे यह है वैसी इधर है। बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो एक सिरा यह है, एक सिरा यह है, ये पूरा बेलन बना हुआ है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या है? ये बेलन है। अब मान लो इसकी थ्योरी याद ना हो तो इसके डायग्राम से थ्योरी लिख दो। कैसे लिखोगे वो सुनो। माना ABCD एक समतल आवेशित क्या है? अचालक चादर है। समतल आवेशित क्या है? हाँ, अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से ये प्लस की आवेश फैला हुआ है। कितना आ गया समझ में? फिर क्या लिखोगे? चादर से कुछ दूरी पर या और दूरी पर, ऐसे लिख सकते हो। कुछ दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और उसी तरह एक बिंदु पर क्या है? P डैश है जिस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक छोटा सा अवयव क्या है? DA है। ये अवयव कह सकते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल कह सकते हैं, क्या है? DA है। तो थ्योरी इसकी तुम बना के भी लिख सकते हो। मान लो तुम्हारी ये थ्योरी याद नहीं हो रही, ये जो थ्योरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये एक्स्ट्रा थ्योरी है। तुमने इस डेरिवेशन को सोल्व करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक की थ्योरी ना लिखी, केवल यहाँ से लिख दी तुमने मानस है, तो इतनी काफ़ी है। मान लो तुमने ये भी ना लिखी, इससे बना के लिख दो तो भी चलेगी।
अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो सुनो। तो बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा, ये बताओ बताओ। ये लिखा था हमने कि डीए क्षेत्रफल से होकर, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, हाँ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या था, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स जो था वो क्या था, इसका फॉर्मूला बताओ। हाँ, इसका फॉर्मूला था तुम्हारा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये था। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक बिंदु पर तो हमने ये ले लिया ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, तो दूसरे का भी तो लेंगे, तो दूसरे का भी ले लो ई वेक्टर इंटू। अब दोनों तरफ हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने दोनों तरफ ज्ञात करनी है, इस वाले भी, इस वाले छोटे से अवयव डीए पर भी और इस वाले पे भी। तो इसका भी ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर आ गया, इसका भी आई होता, यहाँ तो कोई परेशानी। अब ध्यान से देखो, तो फाई ई बराबर आ जाएगा हमारे पास ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा, प्लस ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कोस क्या बनेगा यहाँ पे, 0 डिग्री, क्योंकि सीधी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है और जब सीधी सी जाती है तो वहां पे एंगल बनता है 0। तो कोस 0 का मान फिट करेंगे, कोस 0 का मान होता 1, कोस 0 का मान क्या होता 1 होता। आगे सुनो देखो, अब क्या करेंगे हम, जब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ई इंटू डी ए बचेगा यहाँ से, और यहाँ से भी ई इंटू डी ए बचेगा। तो फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू, पता भी चला कैसे, देखो इस थीटा का मान क्या रखेंगे हम 1, जब ई इंटू डी ए से इस 1 की गुणा करेंगे तो ई इंटू डी ए रहेगा ना, रहेगा, एक से किसी भी चीज़ की गुणा कर दो वही रहता, तो ई इंटू डी ए से एक की गुणा करेंगे तो ई इंटू डी आ गया। अब इसी ई इंटू डी ए से इसकी कोस थीटा मतलब एक की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू डी ए। यहाँ तक कोई परेशानी। अब करेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन कैसा करते हैं देखो, समाकलन करने पर, अब बताओ समाकलन कैसे करेंगे। इस तरह का मार्क होता है समाकलन का, तो ये है हमारे पास क्या है फाई, क्या है फाई, और ये एक छोटा सा अवयव है, तो तुम यहाँ पे डी फाई चलाते रहो, यहाँ पे चलाते रहो डी फाई, क्योंकि यहाँ पे हमें काटना है। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या डी फाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ई इंटू डी ए। इतना आ गया समझ में, क्योंकि जो समाकलन होता है ये डी फाई ही होता है। वैसे फाई बराबर ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर लगा दो, या फिर डी फाई लगा दो। अब डी फाई यहाँ पर करेंगे इसका समाकलन। अब देखो समाकलन कैसे हो रहा है इसका, तो मैं इसका एक सूत्र बताया था कि समाकलन डी एक्स का क्या होगा एक्स, और समाकलन डी फाई का क्या होगा, क्या होगा। तो मैं ये बताया था कि समाकलन डी एक्स का एक्स होता है, इसको इसका क्या है सूत्र है, ये इंटर क्लास के मैथ का फॉर्मूला है, याद रखो। या फिर ऐसे समझ लो डी से समाकलन हटेगा, तो डी से समाकलन हटेगा तो फाई बच जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह बाई होता तो बाई आया था। इतना आगे समझ में, ये कई बार यूज हो चुका ये फॉर्मूला जो है। अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, फाई बच गया, यहाँ से क्या बच गया, फाई बच गया। अब ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर आ जाती है, यहाँ से बचा डी ए, यहाँ से बच गया हमारे पास डी। इतना आ गया समझ में, ठीक। अब जिससे पूछेंगे बताएगा समाकलन डी ए का, हाँ ये बताएगी, नहीं में बताएगी समाकलन डी ए का क्या होता है समाकलन, जैसे कि डी एक्स का एक्स है तो डी ए का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स था तो एक्स आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे फाई है तो फाई आ गया, यहाँ पे डी ए है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाई बराबर आ चुका मेरे पास ई इंटू ए,
क्योंकि डी का समाकलन क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे यहाँ पे करो ए इंटू ए। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। जब ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2EA। जब हम एक ई ए में एक ई ए जोड़ देंगे तो 2EA हो जाएगा। देखो एक ई ए है, एक ई ए है तो 2EA हो गई। एक ए ये है, एक ए है तो 2A होंगे। तो 2 से ए की गुणा करेंगे तो 2A हो गए। मतलब 2 ही ई हैं, 2 ही ए हैं। तो ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी बताओ, क्लियर। अब हम इसको हल करेंगे गॉस की प्रमेय से, क्योंकि क्या है, ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में गॉस की प्रमेय यूज होती है। तो अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय थी हमारे पास फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैसे लिख दो, बात एक ही है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली, समीकरण हमने सेकंड मान ली, इसमें ऐसा मान लो, ठीक। देखो ये भी फाई ई बराबर है और ये भी फाई ई बराबर है। मतलब ये जो 2EA होगा, 2EA होगा, ये बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा ना, होगा। चाहो तो हिंदी लिख दो, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1, हाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक। तो समीकरण 1 हमने ये मान ली, ये दूसरी है, दोनों को हल कर दें, ठीक। अब ध्यान से देखो, चूंकि मैं जानता हूँ ये जो Q होता ये किसके बराबर था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए है। मुझे Q का मान चाहिए तो बड़े की संख्या इसके गुणा में जाएगी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। कैसा आ गया पता चला, एक बार सुनो। सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए, ये पहला पढ़ा चुके हैं इसकी थ्योरी। मुझे Q का मान चाहिए, इसके भाग में इसको गुणा में जाएगा तो सिग्मा ए कर देगा, कर दिया, ठीक। तो चूंकि मैं लगा सकता हूं कि Q जो है, ये जो Q है ये सिग्मा ए के बराबर है, ये वाला जो Q है ये सिग्मा ए के बराबर है, ठीक। अब देखो आंसर आने वाला है इसका। तो यहाँ पर है हमारे पास 2EA बराबर, इसकी जगह मैं लगाऊंगा सिग्मा ए, और नीचे कौन है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है। अब ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा में इसके भाग में हो जाएगी, बाद में भी काटेगी ना, काटेगी तो तुम ऐसे काट सकते हो। मुझे ई का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर दो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है, ठीक। ऊपर कौन है मेरे पास, सिग्मा, और यहाँ पर कौन बचे मेरे पास 2, और यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आ गए ना, बताओ क्लियर है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सूत्र हमें याद करना था, मात्रा तुम जानते हो, न्यूटन बटा कूलम। एक और होता है इसका वोल्ट बटा मीटर, तो 2 मात्रक होते हैं। आसान है, कुछ नहीं है। देखो इसमें यहाँ पर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर चलाना है 2 बार, क्योंकि दोनों तरफ हमें याद करनी है, और ऐड करके पता चलेगा। और वो ये है कि कोस जीरो की वैल्यू बंद रखेंगे तो ए इंटू डी बचेगा, समाकलन करेंगे तो यहाँ से ए और ए मिल जाएगा। इस तरीके से ए और ए मतलब 2A और 2A क्या हो मतलब ई और ए में क्या जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह दी, गॉस की प्रमेय से हल करेंगे, बस काट के आंसर। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हल्का हो जाएगा ये, करो नोट। और अगला वाला डेरिवेशन क्या, चलो इसको भी देख ही लो। गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का हमें निगमन करना है, मतलब कूलॉम का नियम हमें निकालना है कि कूलॉम के नियम का सूत्र कैसा आएगा निकल के। तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेश के बीच में कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब बल का मान ज्ञात करना, मतलब F का मान ज्ञात करना हमें इसमें। अब देखो ये क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो उसी तरह का चित्र है इसके अंदर।
तो सुनो ध्यान से, इसकी हिंदी क्या लिखोगे। माना कोई विलगित बिंदु आवेश Q है, तो ये हमारे पास विलगित क्यों बोल रहे हैं, गोल है ये। बिंदु आवेश क्यों बोल रहे हैं कि ये बिंदु जैसा ये है एरिया। तो जिस पर क्या है, जिसके केंद्र बिंदु ऊपर क्या रखा है, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा है। तो बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q। वायु या निर्वात में बिंदु ऊपर रखा है, तो ये वायु में भी हो सकता गोला या निर्वात में भी हो सकता, मतलब जहाँ पे हवा ना हो, ऊपर रखा है। इससे r दूरी पर, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इससे O से ये r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु से गुजरता हुआ Q को परिवृत किए हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, तो इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। जो इसमें गोल गोल खींच दिया इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस बिंदु पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की दिशा में पृष्ठ के लंबवत होगी। तो P के परिधि किसी पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल dA का जो क्षेत्रफल है वो dA भी E की दिशा में होगा। इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है ही। अब मान लो ये जो इसका सॉल्यूशन है, ये आसान कैसे होगा वो सुनो। इसको हम ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स है, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बताइए। वैद्युत फ्लक्स क्या था हमारे पास, फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ये इसका सूत्र है। ठीक, पूरा लगाओ। डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब बताओ वेक्टर का मान घटेगा तो क्या आएगा, तो डी फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास ई इंटू डी ए कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब फिर से वही बात है, कोस जीरो वैल्यू फिट होगी यहाँ पे। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डी फाई ई बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास ई इंटू डी। अब वही बात है, इसका भी क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन कर दो इसका। समाकलन डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी हो जाएगा। अब फिर से बताओ, कौन बताएगा, डी फाई का समाकलन क्या होगा, क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। वही बात आ गई, समाकलन डी एक्स का जब एक्स है तो डी फाई का फाई बचेगा। अब यहाँ से जो कोस्टेंट है उसको बाहर ले लिया हमने, यहाँ से क्या बचा मेरे पास, डी बचा यहाँ से। ठीक, तो फाई ई बराबर आ चुका मेरे पास ई इंटू ए आ गया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, वो कैसा है, गोल है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता, बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि हम लगाएंगे गोले का क्षेत्रफल, ए बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। अब ध्यान से देखो, ये जो फाई ई है, यहाँ से है मेरे पास ई इंटू इस ए की जो वैल्यू है, यह है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक, अब इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण हमने इसको फर्स्ट कह दिया। अब ये क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय से हल करेंगे। तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, फाई ई बराबर था क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या दो कंडीशन नंबर सेकंड। बताओ, इतना क्लियर है। आगे फाई बराबर क्या मेरे पास ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और इस इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट है, और ये गॉस की प्रमेय होती है। देखो फाई का मान ये रहा, फाई का मान ये रहा, मतलब ये सारा मान इसके मान के बराबर होगा, तो बराबर में रखते हैं हम इसे।
बराबर में रखो इसको, दूसरे कलर से करती है। यहाँ से हमारे पास E इंटू 4πr², और यहाँ पर है Q बटा ε0, ये है। सवाल में था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, मतलब क्या, E का मान मुझे चाहिए, तो ध्यान से देखो, गुणा में इसके भाग में जाएगा। ठीक, तो Q बटा, यहाँ पर आ गया मेरे पास 4πr², 4πr², और यहाँ से क्या आ गया ε0। अब मैं इसको क्रम से लिख रहा हूँ, जहाँ पे गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता ना होता, तो E बराबर आ गया मेरे पास 1/4πε0, 1/4πε0, ऊपर आ गया Q और नीचे कौन आ गया। ये जो सूत्र है ये कई बार हमने सिद्ध कर दिया, कई बार सिद्ध कर चुके हैं इस वाले सूत्र को, मगर हमें किसका मान चाहिए इसमें, याद है कुछ? हमें जो मान चाहिए इसमें, हमें मान चाहिए बल का, क्योंकि सवाल में पूछा था ना कि कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, कूलाम के नियम में कौन आता, बल, और कूलाम के नियम का सूत्र किसके याद है, याद है ना, तो वो ही लाना है। तो ध्यान से देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था F/Q, और Q0 था। Q0 लगाओगे या ना लगाओ तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पर परीक्षण आवेश होता है वहाँ पर Q0 लगाते हैं। ठीक, मुझे मान चाहिए F का, ठीक, ये भाग में इसके गुणा में जाएगा, तो मतलब E इंटू क्या कर देगा Q0, क्लियर है? अरे E इंटू Q0 कर देगा ना, कर देगा। F हमने ऐसे ही लिखा, ये बटे में इसके गुणा में गया, E इंटू Q0 हो गया। मुझे F का तो मान चाहिए इसमें, क्योंकि कूलाम का नियम का हमें सूत्र निकालना है। इस E की जगह E का मान लगा दें, सारा E लगा दो, 1/4πε0, और क्या है Q बटा r², ये लगा दिया, इंटू, और ये हमारे पास क्या है Q0। अब इसको क्रम से लिखते हैं, 1/4πε0, उसमें क्या चलता था Q1 Q2, यहाँ पर आ गया Q इंटू Q0, Q इंटू Q0, तो Q इंटू Q0 आ गया, इसके अंदर आ गया, बटे में कौन है, तो ये क्या है हमारे पास कूलाम का नियम, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है ना, तो ये आ गया हमारे पास कूलाम के नियम का फॉर्मूला। तो यही इसमें पूछा था इस सवाल में कि बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो बल क्या होता है हमारे पास, बल होता है F, तो बल के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना था। तो पहले तो तुम इसको नोट करोगे, करो नोट।